के संदर्भ में आईटी इंडेक्स को देख लिया जाए तो आईटी इंडेक्स क्या तैयारी करके बैठा हुआ है इन रिजल्ट्स के लिए? ये बहुत ज़रूरी चीज़ था, इसे अच्छा हुआ आपने पूछ दिया, क्योंकि आईटी इंडेक्स एकदम इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब ये है भाई कि अगर इसका क्लोज़ हो गया ना 37,500 के नीचे, तो फिर 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा गिर सकता है उसके बाद। नहीं, रुक जाइए, 37,500 और 36,000, 37,500, 1,500 पॉइंट तक गिर सकता है उसके बाद। तो अब इम्पोर्टेंट ये है आईटी इंडेक्स के लिए कि 37,500 के नीचे क्लोज नहीं हो, ये जो बड़े वाले रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके बाद। अगर हो गया तो फिर दिक्कत है, नहीं हुआ तो ठीक है। जी। तो एक तो ये बात हो गई कि भई 37,500 के नीचे बंद ना हो। लेकिन दूसरा क्या इन्फ्लेक्शन पॉइंट इस तरह से भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए बाज़ार में हमें कुछ नए हफ्ते में अच्छी-अच्छी चीज़ें सुनने को मिल गईं। श्रीमान ट्रंप जी ने जो मतलब वो एक बार इधर एक बार उधर 2 तरह के बयान देते हैं। तो पिछला हफ्ता उन्होंने कोई और कहानी सुनाई, नए हफ्ते में कुछ और गाना गाने लगेंगे, कुछ नया गा लिया और रिजल्ट्स भी अच्छे हो गए। तो क्या ये कप एंड हैंडल टाइप का कुछ बन जाएगा, उसका एक नया ब्रेकआउट हो जाएगा? क्या वो सकारात्मक संभावना आज की तारीख में इतनी चर्चा हमने की उसमें सकारात्मक बातें करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस पैटर्न को देख कर के क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या कप एंड हैंडल बन सकता है, उसका ब्रेकआउट हो सकता है? उतना भी नहीं राजू जी, मैं तो यही कहूँगा कि अगर 37,500 के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है, मेरा एक लाइन का जवाब होगा, सब चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे क्लोज हुआ तो कुछ भी फिर रीअसेस करेंगे। अगर नहीं है क्लोज, आपका सहारा ब्रेकआउट होकर सब ऑलरेडी प्लेस में है, कोई कुछ भी खराबी नहीं है यहाँ से। जी। मतलब ये है कि अभी नीचे के स्तरों पे ध्यान रखना है कि खतरे की लकीर कहाँ है। अगर वो लकीर पार नहीं होती है, लक्ष्मण रेखा नहीं टूटती है, तो आगे सब ठीक रहेगा। मतलब चर्चा में नकारात्मक बातें जितनी हैं, वो सब अपनी जगह लेकिन आगे के लिए संभावनाएँ जो हैं, वो सब निर्भर हैं कि हम अपने लक्ष्मण रेखा से कितने बचे हुए रहते हैं। तो अब ये बताइए इसी पॉइंट पे अभी जितने मित्रों के कमेंट्स भी मैं देख रहा हूँ चर्चा में जो आए या लोगों की बातें वैसे सुनने को जो मिल रही है, टीवी पर लोग जो बातें कर रहे हैं, उन सब चर्चाओं में हर तरफ आपको सिर्फ नकारात्मक बातें सुनने को मिल रही हैं। लेकिन अभी एमफी के आंकड़े मैं देख रहा था उसमें एसआईपी कंट्रीब्यूशन 31,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के रिकॉर्ड लेवल पर आया है। तो लोग पैसा लगा रहे हैं, बाज़ार से भाग नहीं रहे हैं। लेकिन बातें काफ़ी नकारात्मक हो रही हैं। इसको कैसे समझा जाए? इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं और बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। अगर ओवर टाइम आपने देखा हो तो ये जो गवर्नमेंट है, मोदी जी के नेतृत्व में जो गवर्नमेंट है, इसका एक फोकस ये भी रहा है कि ये जो इंटरेस्ट बर्डन है ना ऑन सेविंग्स, ये भी थोड़ा-थोड़ा डाइवर्सिफ़ाई किया जाए। हमारे यहाँ ना हर चीज़ में डर ही लगता है और इसलिए क्या है कि सब कुछ डाल दो गवर्नमेंट वाले सेविंग्स में, कम से कम ये तो पता है कि गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट तो नहीं करेगी और उसके कारण उन पे हो जाता है इंटरेस्ट बर्डन ज़रूरत से ज़्यादा। एक लिमिट के बाद उनके लिए इंटरेस्ट लेके कमाएँगे तभी तो दे पाएँगे ना, नहीं तो अपने वैसे देंगे पैसा। तो एक ये पॉलिसी भी मुझे गवर्नमेंट की नज़र आती है कि ऐसे इनको इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ पे में भी प्रमोट करो जो सिर्फ़ और सिर्फ़ सोवरेन से अलग भी हों। तो एक वो भी प्रमोट करने का तरीका है, जैसे आप देखेंगे कि अब 4,80,000 के ऊपर भी कंट्रीब्यूशन शायद होता है, तो उसमें पीएफ में भी टैक्सेबल हो जाता है साल का। बहुत सारी चीज़ें अब आपका न्यू रेजिम में आपको स्लैब बढ़ा दिया गया है, कोई टैक्स सेविंग मतलब सेविंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो एक तो गवर्नमेंट भी ये प्रमोट करना चाह रही है कि भाई सब कुछ ठीक-ठाक है, तुम लोग भी थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफ़ाई करो और थोड़ा बहुत जीवन में रिस्क लेना भी लॉजिकल रिस्क लेना सीखो। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे-जैसे आपका पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगा, आपको नए इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ लगेंगे ही लगेंगे, बिकॉज़ कम जो आपके पास एक्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, वो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए कम पड़ने लगेंगे। पॉइंट नंबर 3, ओवर टाइम अवेयरनेस भी बढ़ी है लोगों की, पहले पता नहीं होता था, ओवर टाइम अवेयरनेस बढ़ी है। पॉइंट नंबर 4, कोविड के बाद पूरा का पूरा कॉन्स्ट्रक्ट ही इन्वेस्टमेंट का चेंज हो गया है। घर बैठे लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की आदत हो गई और एक बारी जो लत लग जाती है,
ताश खेलने की, जुआ खेलने की, वैसे ही शेयर मार्केट की, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की लग गई तो लग गई, वापस नहीं जाती, तो ये लग चुकी है और आपके पास डिस्पोजेबल इनकम धीरे-धीरे बढ़ ही रहा है। ये चैनलाइज़ कहाँ होगा? चैनलाइज़ होगा आपका इक्विटी में, बिकॉज़ रियल एस्टेट इज़ समथिंग, वो बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है उसमें, और रियल एस्टेट में कोई भी इन्वेस्टमेंट कहने को करता है लेकिन लोन पे करते हैं, लोन पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, सॉरी। आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है आपके अपने पैसे का करना होता है। तो रिस्क रिस्क एसेट क्लास में एक प्रोमिनेंट एसेट क्लास जो हमारे यहाँ है, वो इक्विटी है, पॉसिबली, जो मुझे दिखता है, जो पिछले 10 साल से आपको पॉजिटिव रिटर्न देता आ रहा है। तो ये एक ऐसा कल्चर बिल्ड हो रहा है अवेयरनेस के थ्रू, थोड़े गवर्नमेंट के पुश के थ्रू भी मैं समझूँगा, अवेयरनेस के थ्रू भी मैं समझूँगा, और जो लोगों की अपनी डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ने के कारण, ये आपको इक्विटी एज़ एन एसेट क्लास में इन्फ्लोज़ बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन, म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेशन बढ़ता ही रहेगा।